आप सभी को नमस्ते। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम इतिहास की इम्पोर्टेंट डेटें, टाइमलाइन। इतिहास की परिभाषा प्रमाणिक स्रोत पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं। हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना या ज्ञात करना। हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक या पिता कहे जाते हैं। हिस्टोरिका हेरोडोटस की बुक है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए, और आद ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो पाए गए पर उन्हें पढ़ा नहीं गया, मतलब कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। ऐतिहासिक, इसे पढ़ने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा है: प्राचीन, मध्य, आधुनिक। और इतिहास को जानने के लिए प्रमाणिक स्रोत तो वो है स्थापत्य कला, साहित्य स्रोत और सिक्के। और भारतीय इतिहास के जनक कहा जाए तो वो है मेगास्थनीज, और इनकी बुक है इंडिका। हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी टाइमलाइन है 2600 बीसी से 1500 बीसी। इसके पहले भी थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, जैसे कि पुरा पाषाण काल इसे बोलते हैं पैलियोलिथिक, जो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास। फिर मध्य पाषाण काल, ये 10,000 बीसी से 5500 बीसी तक, इसे बोलते हैं मेसोलिथिक। नव पाषाण काल, इसे बोलते हैं नियोलिथिक, जो 5500 बीसी से 3000 ईसा पूर्व तक। अब ताम्र पाषाण काल, इसे बोलते हैं कॉलकोलिथिक, ये 3000 बीसी से 1000 बीसी तक। पुरा पाषाण काल, इसमें आग की खोज हुई, बड़े पत्थर मिले, आदि मानव शिकार करते थे, ये खाना बदोश थे, मतलब कि जो आदि मानव थे वो खाना को संग्रह करके रखते थे। मध्य पाषाण काल, इसमें छोटे औजार मिले, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया। नव पाषाण काल है, इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम के साक्ष्य मिले, और इसमें हल्का आविष्कार भी हो गया। खेती, आवास, कुत्ता, मृदभांड, पहिया, ये सब नव पाषाण काल में मिले। नव पाषाण काल में 7000 ईसा पूर्व में गेहूं, जौ, खेती और मृदभांड के साक्ष्य मिले। प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट। प्राग ऐतिहासिक शब्द डैनियल विल्सन के द्वारा दिया गया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सीजे थॉमसन ने 1816 में पुरावशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीन विभाजन प्रस्तुत किया: पाषाण काल, ताम्रकांस और लोह काल। ये तीनों भाग सीजे थॉमसन ने बांटे थे। विश्व का पुरातात्विक स्थल वो है डेनमार्क में। भारत का इतिहास का पुरातात्विक स्थल वो है भोपाल में। होमोनिड्स, सर्वप्रथम मानव सादृश्य प्राणी, मतलब मानव के जैसा दिखने वाला प्राणी, उसे बोलते हैं होमोनिड्स। सर्वप्रथम उत्पत्ति होमोनिड्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले देखे गए थे अफ्रीका के जंगलों में। इसे प्लीस्टोसीन युग, या जो होमोनिड्स थे प्लीस्टोसीन युग, ये आधा झुककर चलते थे होमोनिड्स। फिर उसके बाद आए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव, बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव, जो कि आज हम सब लोग हैं, भी कहा जाता था। हम लोग होमोसेपियन हैं। इसकी उत्पत्ति 4000 बीसी से 3000 ईसा पूर्व तक हुई। ये पूर्ण रूप से सीधा चलता था होमोसेपियन। समूह बनाकर रहना, शिकार करना एवं शवों को दफनाना इसकी विशिष्टता थी। भारत में मानव विकास के उद्यतन प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों के प्लायोसीन युगीन निक्षेपों से प्राप्त हुआ, जिसे
राम प्रत्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, और सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया को। भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनसे सबसे पहला भित्ति चित्र मतलब जानवर का शिकार करते हुए एक व्यक्ति। फिर MP, ये रायसेन जिला, यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नर्मदा घाटी। भारत में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले इलाहाबाद के कोलडीवा में। जो भारतीय मानव संग्रहालय है, इसका नया नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व के पिता जॉन कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज्यादा। यह कथन ब्यूरी ने दिया। होमो इरेक्टस ने जावा मानव, सिथ्रोप्स या पीकिंग मानव, मतलब इन्होंने आग का आविष्कार किया था। और होमो सेपियंस ने क्या किया, इन्हें आधुनिक मानव कहते हैं। होमो हेबिल्स, इन्होंने पत्थर और औजार का आविष्कार किया। अब आते अपने टॉपिक पर, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया जॉन मार्शल, इन्हीं की अध्यक्षता में उत्खनन करवाया। इनके साथ सहयोगी थे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जिसमें सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र कालीबंगा, जो राजस्थान में है, सरस्वती नदी के पास। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सर्वेक्षण किया जेम्स कनिंघम ने। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का समय जॉन मार्शल के हिसाब से है 3250 से 1750 ईसा पूर्व। इसे C14 से रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से 2300 से 1700 ईसा पूर्व। विश्व की पहली सभ्यता बोलें तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा की खोज 1921 में, जो कि दयाराम साहनी। इसमें एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र है, गेहूं के जले अवशेष, बूसी, सोना। और ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1922 में हुई। ये राखलदास बनर्जी ने, ये सिंधु नदी के तट पर, लरकाना जिला, पाकिस्तान में। इसमें साक्ष्य मिले पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, इसमें पशुपतिक शिव, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। चनहुदड़ो की खुदाई हुई 1931 में, ये गोपाल मजूमदार के समय। चनहुदड़ो से मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, सुई, गुड़िया, ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, विशाल चूल्हा, कमरे, आंगन, पायल जिसे पजली कहते थे, स्याही, शौचालय। रोपड़, इसकी खुदाई हुई 1953 में। और किसने करवाई तो यज्ञदत्त शर्मा ने। ये सतलज नदी के पास, पंजाब में। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला। तांबे की कुल्हाड़ी भी। बनावली, ये हरियाणा में, इसकी खुदाई की RS बिष्ट, रविंद्र सिंह। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी बनावली हरियाणा में, जिस कारण यहाँ घरों में सोखता मिला। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। मिट्टी का हल मतलब कि खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान। कालीबंगा है राजस्थान में, जो सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ के साक्ष्य, यहाँ से अलंकृत ईंट, हल से जुता हुआ खेत एवं हवन कुंड। इसके उत्खनन करता थे BV लाल या BK थापर। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, खोज करता है रविंद्र सिंह। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन था और स्टेडियम भी था। सुरकोटदा, ये गुजरात में है। इधर से कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा। लोथल,
यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। यहाँ से बोदीवाड़ा मिला समुद्र तट। यहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे लोथल के, और ये व्यापार के लिए था लोथल। लकड़ी से बना अन्नागार भी लोथल में मिला। यहाँ फारस की मुद्रा मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला जो सती प्रथा का संकेत है। यहाँ फारस की मुद्रा मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत है। साबरमती की सहायक नदी भद्रा के संगम पर लोथल। अहमदाबाद गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा घग्गर। सरस्वती नदी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। लकड़ी का बना ताबूत मिला यहाँ से। हड़प्पा वासियों के मुख्य कार्य, ये कृषि मुख्य उद्योग, सूती वस्त्र। यहाँ की मुख्य फसलें थीं गेहूं जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की 9 मुख्य फसलें गेहूं जौ बाजरा मटर चना सरसों तिलहन। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य मिले तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो में एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसे देवी की संज्ञा दी गई। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का विभाजन। यहाँ 4 वर्गों में विभाजित था। पहला विद्वान, ये वैदिक काल, इसे ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा क्षत्रिय, इसे योद्धा। व्यापारी, ये वैश्य। श्रमिक, इसे शूद्र कहते हैं। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रजाति प्रोटो-असलॉयड। वैदिक काल। वैदिक काल की टाइमलाइन है 1500 से बीसी से 600 बीसी। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का मूल निवास तो वो है हरियाणा, वर्तमान हिसार जिला। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। एडवर्ड मेयर के अनुसार पामीर का पठार तिब्बत चीन। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत का पठार। हाल के वर्षों में हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी में हुई हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में 5000 वर्ष पुराना संयुक्त नर कंकाल स्त्री एवं पुरुष मिला है। इसके अवशेषों को डीएनए टेस्ट करने पर पता चला कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, ना कि बाहर से आए थे। वैदिक सभ्यता, इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश, कुलीन वंश, उत्कृष्ट वंश, एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का जीवन सिंधु नदी किनारे व्यवस्थित था। वेद संस्कृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। वेद और वैदिक काल में है तो हम लोग वेद को भी देखते हैं। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। इस साहित्य के माध्यम से मुख्य रूप से वैदिक युगीन सांस्कृतिक दशा व आर्य सभ्यता के संदर्भ में ज्ञान होता है। वेद के अंतर्गत मुख्यतः वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदों की रचना के समय 21 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें लोकमुद्रा और घोषा प्रमुख हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान संग्राहक ग्रंथ। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी बोलते हैं। ऋग्वेद ये 1500 बीसी से 1000 बीसी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 मूल मंत्र तथा कुल मूल मंत्र 10,580 ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ।
ऋग्वेद पहला तथा 10वां मंडल सबसे नया है तथा दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसमें यजुर का अर्थ है यजुस, यज्ञ होता है। यह वेद कर्म कांड प्रधान होता है यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसी वेद में युद्ध की चर्चा है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद इसमें गद में लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद यह पद में लिखा है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। अधर्यु का उपवेद धनुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक, साम का अर्थ संगीत, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। ऋग्वेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद उपवेद गंधर्व वेद कहते हैं और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। सबसे लोकप्रिय वेद यह है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। इसमें 20 कांड या भाग या अध्याय भी कह सकते हैं। 731 सूक्त। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, राज्याभिषेक, अतिथि सत्कार, प्रेम, दीर्घायु, विवाह संस्कार, गाय का महत्व इत्यादि बताए गए हैं। अभी हम सभी टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हर एक वंश की अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बौद्ध धर्म ये 563 BC से 483 BC तक। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ भी कहते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। इनकी माता महामाया। इनका लालन पालन किया प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ इनके घोड़े का नाम है कंथक। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध के अन्य नाम शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, तथागत या कनक मुनि। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके बेटे का नाम राहुल। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान मतलब कि घूम रहे व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखा, उसके बाद चौथा एक सन्यासी देखा। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख है तो हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहला, सम्यक कर्मांत मतलब अच्छे कर्म करना। सम्यक व्यायाम समुचित उद्यम करना। तीसरा, दूसरा है सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीविका चलाना। तीसरा है सम्यक व्यायाम, इसका मतलब है समुचित उद्यम करना, मतलब कि हिसाब से पैसे खर्च करना। सम्यक स्मृति, समस्त कार्य विवेकपूर्ण और सावधानी से करना। सम्यक समाधि, 5वां पॉइंट, इसका मतलब है चित्त या मन की एकाग्रता, मतलब अपने मन को एक जगह लगाना। 6वां पॉइंट है सम्यक दृष्टि, इसका मतलब है नीर क्षीर विवेक, दृष्टि ही क्षीर दृष्टि है। 7वां पॉइंट है सम्यक संकल्प, मतलब कि हिंसा, द्वेष आदि से मुक्त विचार। 8वां पॉइंट है सम्यक वाक, मतलब सत्य, विनम्र और मृदु वाणी होना। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया।
जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। उस समय अजात शत्रु और हर्यक वंश स्थान राजगृह सप्तपर्णी पटना में उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस बौद्ध संगीति की विशेषताएं हैं। बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा सुत्पिटक एवं उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन, मतलब कि उन्हें क्रम से लगाया और ये पाली भाषा में हुई। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व जो कालाशोक के समय, मतलब कि शिशुनाग वंश के समय, वो किस स्थान पर हुई तो ये वैशाली बालूकाराम बिहार में, और इसके अध्यक्ष थे साबका मीर या सुबी कामी, और ये भी पाली भाषा में। तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व, ये अशोक के समय में, मतलब मौर्य वंश के समय, और किस स्थान पर तो पाटलिपुत्र वर्तमान अशोकाराम बिहार में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और इसकी विशेषता है अभिधम्म पिटक का सृजन, और ये भी पाली भाषा में हुई। चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम शताब्दी या 102 ईस्वी कनिष्क के समय, कुषाण वंश के समय, और इसका स्थान है कश्मीर कुंडलवन। इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे इसके। इसकी विशेषता है हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय, और ये हुई थी संस्कृत भाषा में। जैन धर्म की टाइमलाइन है 540 बीसी से 668 बीसी। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। इनकी अन्य नाम है आदिनाथ, आदिदेव, वृषभनाथ। जैन धर्म का वर्णन कहाँ कहाँ मिला? भागवत पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में। ऋषभनाथ की माँ का नाम है मरु देवी। ऋषभ देव का जन्म हुआ अयोध्या में। ऋषभ देव के पिता का नाम है नाभीराज। ऋषभ देव के जन्म का प्रतीक चिन्ह है बैल। ये विष्णु जी। ऋषभ देव के 98 पुत्र और 2 पुत्रियां तथा सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। कहते हैं उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव तो संस्थापक थे। अब जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट है वो है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। जन्म है 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। हर एक बुक में अलग अलग डेटें होती हैं, कहीं कुछ तो इसमें 540 मान के चलते हैं जैन धर्म। इनका मूल नाम था वर्धमान, महावीर स्वामी का। इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनकी माता थी त्रिशला, लिच्छवी गणराज चेटक की बहन। महावीर स्वामी का वंश था ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके बड़े भैया थे नंदीवर्धन। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी। इनके दामाद का नाम था जामली या जमाली। इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में, तपस्या काल 12 वर्ष। नंदवंश की टाइम लाइन है 344 बीसी से 323 बीसी। मौर्य वंश में 323 बीसी से 184 बीसी। इसमें 4 महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य जी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनका समय है 321 से 257 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी माता का नाम मयूर नगर की रानी। ये क्षत्रिय थे। जैन और बौद्ध में उल्लेख है। चंद्रगुप्त के अन्य नाम स्ट्रेबो, जस्टिन ने बोला है सेंड्रोकोट्स। 321 ईसा पूर्व में इनका राज्य अभिषेक हुआ। बिंदुसार, यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इनकी माता का नाम दुर्धरा था, जो चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। शुभद्रांगी बिंदुसार की पत्नी थी। बिंदुसार की 16 रानियां तथा 101 पुत्र थे। बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो अशोक का सौतेला भाई था।
बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोकेडीज की संज्ञा मतलब उपाधि अमित्रघात की उपाधि दी गई है बिंदुसार को। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट अशोक ये टाइम लाइन है 273 से 236 ईसा पूर्व मतलब कि इन्होंने 37 वर्ष तक राज किया। अशोक के अन्य नाम देव नाम प्रिय, अशोक चंड या चंड अशोक, अशोक चंड यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनका नाम है। अशोक अदम्य साहसी, सैन्य कौशल, प्रशासनिक कुशलता, उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता और मानवीयता का एक अद्भुत मिश्रण है उसके व्यक्तित्व में विद्यमान था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ पाटलिपुत्र में और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या कर दी अशोक ने। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध हुआ था हाथियों के लिए। अशोक को मगधी राज के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की टाइम लाइन 187 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अब है भारत पर शकों का आक्रमण 90 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश 50 बीसी से 250 एडी। गुप्त वंश इसकी टाइम लाइन है 300 बीसी से 550। गुप्त वंश में 3 शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय से विक्रमादित्य कहते हैं, तीसरा समुद्रगुप्त। पुष्यभूति वंश 606 बीसी से 606-47। पुष्यभूति वंश 606 एडी से 647 एडी तक। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। इनकी राजधानी थी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में। संगम काल की शुरुआत 300 बीसी से 300 एडी तक। संगम काल में 3 वंश हैं। चोल वंश लगभग 90 एडी के आसपास, चेर वंश लगभग 2री शताब्दी, पांड्य वंश 1ली शताब्दी से 2री शताब्दी के आसपास, पल्लव वंश ये 4थी शताब्दी में। इसके 2 राजा जो इम्पोर्टेंट है, महेंद्र वर्मन 600 एडी से 630 एडी तक, नरसिम्हा वर्मन 630 एडी से 668 एडी तक। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक, वेंगी के चालुक। राष्ट्रकूट वंश ये 753 एडी से 973 एडी तक। चोल साम्राज्य 850 एडी से 13वीं शताब्दी तक। पांड्य वंश 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच। चंदेल शासक यशोवर्मन 950 एडी से 1050 एडी। इन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण भी करवाया। भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया। इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अलमनसुरा को बनाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था जो बच्चों, बूढ़े, ब्राह्मण, विकलांग, औरत पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। जो फिरोज शाह तुगलक ने उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, समाप्त कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण 1001 से 1087 के बीच। इसने कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था जो अफगान के शासक गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी इसका
रियल नेम अब्दुल कासिम। 958 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अंतिम आक्रमण लड़ा। इसके साथ आने वाले इतिहासकार फिरदौसी, अलबरूनी तथा उतवी। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा, अलबरूनी की किताबुल हिंद, उतवी की किताबुल यामनी और तहकीक-ए-हिंद। मोहम्मद गौरी शासक बना 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का मूल नाम है मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या शिहाबुद्दीन। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 से 1526। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। इसे दास वंश, मामलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश ये 1206 से 1290 के बीच। दूसरा खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी के बीच। तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच। लोदी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना करी गियासुद्दीन तुगलक ने। इसे गाजी मलिक भी कहते हैं। गाजी मलिक ने अपना राज्याभिषेक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया। इसे उपाधि मिली गाजी की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक। अब आ जाओ विजयनगर साम्राज्य या कर्नाटक साम्राज्य। ये 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। इसके अंतर्गत 4 संगम, सालुब वंश, तुलुप वंश, आरबिडु वंश। संगम वंश की स्थापना की हरिहर प्रथम ने। इसके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा। संगम वंश 1336 से 1485 तक। सालुब वंश के संस्थापक हैं सालुब नरसिंह। तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह जो 1505 से 1577 तक। आरबिडु वंश का संस्थापक है तिरुमल। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने की सोची और खोज में वह 1492 में अमेरिका पहुंच गया। पुर्तगाली कैप्टन वास्को ड गामा पुर्तगाल से चलकर उत्तमाशांतरी पार करते हुए अब्दुल्ला मजीर मतलब गुजराती नौचालक ये पथ प्रदर्शक था वास्को ड गामा का। पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट कालीकट या कोझिकोड के कप्पकटावू बंदरगाह पर पहुंच गया। वास्को ड गामा 3 बार भारत आया। वास्को ड गामा पहली बार भारत आया 1498। वास्को ड गामा द्वितीय बार भारत आया 1502 में। वास्को ड गामा तृतीय बार भारत आया तो 1524 में।
द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत आया 1500 ईस्वी में। वास्को ड गामा ने एस्तादो द इंडिया कंपनी को चीन में स्थापित की 1503 में। – 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कन्नूर में। द्वितीय गवर्नर अल्मोड़ा ने कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित की 1505 में। 1510 में गोवा बंदरगाह पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। पहले यह यूसुफ अब्दाली सुल्तान के अधीन था। 1515 डेट में फारस की खाड़ी में अव्यवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ और इसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, ये 1556 में, इसमें अकबर की जीत हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली और मराठाओं के बीच, ये 1761 में, इसमें अब्दाली की जीत हुई। बाबर का जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया 1527 में। मुगल वंश, ये 1526 से 1857 तक। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527, जीत बाबर की। चंदेरी युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर और महमूद लोदी के बीच। तीनों युद्धों में बाबर की जीत हुई। तृतीय पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन के स्थान पर गोवा को मुख्य केंद्र बनाया 1530 में। बेलग्राम युद्ध कन्नौज, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में। अकबर 1556 से 605, अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने कराया। जजिया कर का अंत 1563 में। फतेहपुर शहर की स्थापना 1771 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हुए 1580 में। दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने 1582 में। डचों ने पुर्तगालियों को क्षेत्र से बाहर कर दिया 1596 में। जॉन मिल्लेन हॉल नामक यात्री अंग्रेज भारत आया 1597 में। अंग्रेज भारत आए मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच भारत आए 1602 ईस्वी में। का कह रही देने डचों ने मसूलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना खोला तो 1605 में। कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आया 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई 1612 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने होर्मुज खो दिया मतलब होर्मुज बंदरगाह 1622 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सूरत, भरूच, अहमदनगर, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठी स्थापित की तो वो 1623 में। मद्रास नगर की स्थापना और आत्मरक्षा के लिए किला बनाया, उस किले का नाम है सेंट जॉर्ज का किला तो वो 1640 में। अंग्रेजों ने बंगाल हुगली में व्यापार विस्तार के लिए कोठी स्थापित की 1651 में। डचों ने बंगाल में पहली बस्ती चिनसुराह 1653 ईस्वी में। पुनः जेम्स प्रथम ने अपने एक दूत के रूप में टॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में भेजा तो वो 1615 ईस्वी में। बीजापुर का युद्ध हुआ 1686 ईस्वी में।
गोलकुंडा का युद्ध 1687 ईस्वी में। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ 1739 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। कोलाचोल का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर राज्य की सेना के बीच 1741 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1785 1760 ईस्वी में। बेदरा की लड़ाई अंग्रेज और डचों के बीच 1759 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसे अड्यार युद्ध भी कहते हैं, ये 1746 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध मतलब इसे अड्यार युद्ध भी कहते हैं, ये 1746 में हुआ। इम्पोर्टेंट। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसे अंबूर युद्ध भी कहते हैं, ये 1749 में। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध या अड्यार युद्ध 1746 में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध या अंबूर युद्ध 1749 में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसे बाड़ीवास युद्ध कहते हैं, 1763 में। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसे अंबूर युद्ध भी कहते हैं, 1749 में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध बाड़ीवास युद्ध 1763 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में। ये बाड़ीवास युद्ध गलत, सॉरी इसके लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1667। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767, सॉरी 1667 कहने के लिए। पहला मैसूर युद्ध है 1767। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798। सालाबाई की संधि है 1782। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में। रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक मतलब किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की गईं। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थीं। इस व्यवस्था के जनक मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई, असम के क्षेत्र में लागू किया गया। सर्वप्रथम 1792 में इस व्यवस्था को मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू हुई। इसमें किसान अंग्रेजी सरकार को कर देता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बेली जैली की सहायक संधि 1798 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817। भारत के व्यापार से ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो कब? 1813 में। चाय और चीन को छोड़कर, मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। बॉम्बे और ठाणे के बीच रेल चलाई गई 1853 में। डलहौजी के समय 13 किलोमीटर। 1857 क्रांति की शुरुआत हुई 1857, 10 मई 1857 को। 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम थे पार्मस्टन। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग,
भारत में मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी। क्रांति में हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया गया था। 1857 विद्रोह का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। सर्वप्रथम 23 जनवरी 1857 को दमदम अम्बाला जब सियालकोट बंगाल के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो वहीं 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान कर दिया। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विद्रोह स्थल, नेता और दमनकर्ता। विद्रोह हुआ 10 मई 1857 कहाँ से? मेरठ। और नेता कौन था? कदम सिंह। और दमनकर्ता स्थानीय सेना थी। दिल्ली से कब? 11 मई 1857 को। यहाँ से नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और असली नेता थे बख्त खां। यहाँ से दमनकर्ता थे निकोलसन और हडसन। 4 जून को लखनऊ से, और यहाँ से नेता थे बेगम हजरत महल और दमनकर्ता थे कैंपबेल। 5 जून को कहाँ से? कानपुर। 5 जून को कानपुर और झांसी से। कानपुर से नेता थे नाना साहेब, इन्हें धोधो पंत भी कहते हैं। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई के पहले थे काले खां। और कानपुर के से दमनकर्ता थे कैंपबेल, हैवलॉक, और झांसी के लिए थे ह्यूम रोज। इलाहाबाद को विद्रोह शुरू हुआ 20 जून को। यहाँ से नेता थे लियाकत अली और दमनकर्ता थे कर्नल नील। बनारस 2 जुलाई से बनारस में युद्ध शुरू हुआ। यहाँ से नेता नहीं थे कोई, सेना और जनसाधारण थे और इसके दमनकर्ता थे कर्नल नील। बिहार से थे कुंवर सिंह, ये 15 जुलाई। विलियम टेलर इसके दमनकर्ता थे। पंजाब से सेना और जनसाधारण थे। फैजाबाद, यहाँ से मौलवी अहमदुल्लाह। बरेली से खान बहादुर। राजस्थान कोटा से जयदयाल या हरदयाल। गोरखपुर से गजाधर सिंह। मंदसौर MP, मतलब यहाँ से थे फिरोज। असम से थे मनीराम दत्त और कंदपेश्वर। मथुरा से नेता देवी सिंह। हिमाचल प्रदेश से वीर सिंह प्रताप सिंह। फतेहपुर से अजीमुल्लाह। मद्रास से अरनाज गिरी व कृष्णा। और यूपी के बरोत, मतलब बागपत का एक शहर है, यहाँ से थे साहेब। 1857 से जुड़ी कुछ प्रमुख पुस्तकें। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी है? BD सावरकर की। 1857 पुस्तक ये है SN सेन की। द ग्रेट रिबेलियन ये है अशोक मेहता की। असबाब बगावत हिंद ये है सर सैयद अहमद खां की। इसे इंग्लिश में कहते हैं द काज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1875। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन की नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी 1858। 19वीं सदी में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें हिंदू सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, कुछ हिंदू सुधार आंदोलन है, कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन है। ये आत्मीय सभा है, ये है एक सामाजिक सुधार आंदोलन, ये 1814 में शुरू हुई। और वेदांत सोसाइटी ये 1816 में। हिंदू कॉलेज ये 1817 में।
वेदांत कॉलेज 1825 में और वेदांत सोसाइटी 1816 में। ब्रह्म समाज और यंग बंग आंदोलन 1828 में। ब्रह्म समाज और यंग बंग आंदोलन 1828 में। तो अब ब्रह्म समाज से जुड़े कुछ पॉइंट। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ 22 मई 1722 को राधानगर गांव, हुगली, पश्चिम बंगाल। और ब्रह्म समाज की नेतृत्व करता है राजा राम मोहन राय। इनकी मृत्यु हुई 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल, इंग्लैंड में मस्तिष्क ज्वर के कारण। राजा राम मोहन राय की माता है तारिणी देवी, पिता रमाकांत राय। 1821 में कोलकाता में यूटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। 1820 में राजा राम मोहन राय ने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। राजा राम मोहन राय केवल धर्म सुधार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज के अंदर व्यापक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा आदि पर भी जमकर प्रहार किया। इन्होंने अंतरजातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर बल दिया। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं। संवाद कौमुदी, इसी पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में है। ब्रह्म निकल, यह अंग्रेजी में है। राजा राम मोहन राय की रचनाएं तोहफत उल मुवाहिदीन, ये 1809 में लिखी गई। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये 1820 में। सती प्रथा का विरोध इन्होंने अपने बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर इनकी भाभी अलका मंजरी को सती करने पर इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन्हें उपाधि मिली। राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। युगदूत की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नवदिन का प्रातः तारा, ये सारी उपाधियां हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी आदि। ब्रह्म समाज और अब यंग बंग आंदोलन, ये भी 1828 में। यंग बंग आंदोलन का प्रारंभ हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रयतों मतलब कि किसानों की सुरक्षा और सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना। ब्रह्म समाज के विरोध में थी धर्म सभा, जो इसकी स्थापना हुई 1830 में। किसने की? संस्थापक हैं इसके राधाकांत देव, पश्चिम बंगाल में। और ठगी प्रथा का दमन, ये भी 1830 में। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना हुई 1839 में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासाही में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो बाद में 1839 में रूपांतरित होकर तत्वबोधिनी सभा के रूप में सामने आई। इन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। वेद समाज 1864 में स्थापना। इसकी स्थापना की केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में केसरी धरालू नायडू ने 1864 में की। वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा दी। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में मुंबई।
संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है क्योंकि 1871 में इन्होंने सार्वजनिक समाज सभा की स्थापना की। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। एमजी रानाडे और बाल गंगाधर तिलक ने आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में, राजकोट। मृत्यु 30 अक्टूबर 1883, अजमेर राजस्थान। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। इनके बचपन का नाम मूलशंकर। 1848 में दंडी स्वामी पूर्णानंद ने सन्यासी जीवन की प्रेरणा ली और इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बाद में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया। आर्य समाज का सबसे अधिक प्रचार प्रभाव लाहौर, पंजाब में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई 1875 में। इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। किसने की? तो रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की, अमेरिकी सैनिक कर्नल ओलकॉट। भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में 1882 में, मद्रास अड्यार में। इसी आंदोलन को भारत में लोकप्रिय एनी बेसेंट ने द्वारा बनाया गया। देवबंद आंदोलन 1866, इसकी शुरुआत 1866 में सहारनपुर यूपी से मोहम्मद कासिम ननोतबी, राशिद अहमद गंगोही द्वारा इसकी स्थापना हुई। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करना और उन्हें शिक्षित करके मुस्लिम समुदाय को बहाल करना। नरबली प्रथा 1845, भारतीय समाज में तंत्र मंत्र की पुरातन मान्यताओं के कारण नरबली प्रथा प्रचलित थी। यह बलि पिछड़े एवं आदिवासी समाजों में आराध्य देवी को स्वकामनाओं की पूर्ति के लिए निमित्त की जाती है। हॉर्डिंग प्रथम के समय में नरबली को रोकने का प्रयास किया गया। इसके लिए कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति 1844 में की गई, जिसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब नरबली प्रथा को समाप्त किसने किया? हॉर्डिंग प्रथम ने। और कब किया? तो 1845 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य व संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। विद्यासागर ने विधवा विवाह को मान्यता दिलाने के लिए पुराने संस्कृत लेखों व वैदिक उल्लेखों का तर्क दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया। हंटर शिक्षा आयोग कब आया? हंटर शिक्षा आयोग आया 1882 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, स्कॉटलैंड से। स्थान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उस समय वायसराय थे डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी? तो वो था वेडरबर्न। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? वास्तविक सुधार,
कर्जन के द्वारा। वास्तविक उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय दो हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल में असम और बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिंध प्रांत सिंधु बाहुल्य क्षेत्र। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ को बनाया। इस समय वायसराय था मिंटो और मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना। 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। मुस्लिम लीग फर्स्ट अधिवेशन ढाका में 1906 में इसके अध्यक्ष थे आगा खां और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बकर उल मुल्क और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे आगा खां। 31वां अधिवेशन कराची में 1943 में। इसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया। इसमें अध्यक्ष थे मुस्लिम अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका उद्देश्य इस सुधार का उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। मार्ले मिंटो सुधार में उस समय सचिव था मार्ले, वायसराय था मिंटो। दिल्ली दरबार 3 बार लगा, 1877, 1903, 1911। प्रथम दिल्ली दरबार, इस समय वायसराय था लिटिन। इसमें क्या हुआ, इसकी विशेषता विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। इसमें वायसराय था कर्जन। ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंडर। तृतीय दिल्ली दरबार 1911। इसमें वायसराय थे हॉर्डिंग। द्वितीय जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए। इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई। पहला दिल्ली दरबार 1877, वायसराय लिटिन। दूसरा दिल्ली दरबार 1903, वायसराय कर्जन। तीसरा दिल्ली दरबार 1911, वायसराय हॉर्डिंग। लिटिन, कर्जन, हॉर्डिंग। 1877, 1903, 1911। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी और कस्तूरबा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बम्बई भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमनालाल बजाज को अपने 5वें पुत्र की उपाधि दी। गांधी जी की शिष्या मीराबेन, मेडलिन, इंग्लैंड। आध्यात्मिक गुरु थे गांधी जी के रायचंद्र और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, उच्च शिक्षा भावनगर सामलदास कॉलेज। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की।
1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के लिए लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कार्लेन वाक की सहायता से डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी, लेकिन उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं हुआ। 1906 में ही अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में अभियान किया। 1907 में ब्लैक टैक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार गांधी जी जेल गए तथा दूसरी बार पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए तो पुनः जेल गए। महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय से मिली। इन्हीं से गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से, सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थ्योरो से। महादेव देसाई गांधी जी के सलाहकार सचिव थे। गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार पहुंचे, वहां सफल सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए कर को माफ कराया। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। संयुक्त मोर्चे ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को समाप्त करना। मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, महसूस किया कि कांग्रेस के साथ सहयोग करना और उनके हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लखनऊ समझौता, इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, जो लंबे समय तक कांग्रेस से अलग रहे थे। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी अंबिका चरण मजूमदार। होम रूल लीग, गृह शासन आंदोलन, इसकी स्थापना 1916 बेलगांव पुणे 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 16 जून 1914 को तिलक 6 वर्ष की लंबी सजा के बाद मांडले जेल से पुनः आए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हुए। एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी, ने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया। इनकी समाचार पत्रिकाएं न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट की पुस्तक द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। मोंटेग्यू घोषणा, गरम दल और नरम दल संयुक्त हो गए 1917 में। गरम दल और नरम दल के संयुक्त हो जाने के पश्चात कांग्रेस की स्वशासन की मांग तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हो जाने से भी ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। रॉलेट एक्ट 1919 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इसी घटना से जनता आक्रोशित थी। आक्रोश के दमन के लिए जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी लेकर अमृतसर पहुंचा और 13 अप्रैल 1919 मतलब बैसाखी की दोपहर को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। बाग बहुत बड़ा था, जिसमें से निकलने का एक ही मार्ग था। कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर स्वयं 150 सशस्त्र सैनिकों समेत वहां पहुंचा और फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1000 प्लस लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। इसमें 2 मुख्य नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें अली बंधु भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन का विरोध किया CR दास ने और अबुल कलाम ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। असहयोग आंदोलन शुरुआत 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने। इसका कारण था खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, स्वराज की मांग। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे जेम्स फोर्ड। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922। इसका नेतृत्व कर रहे थे भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर। ये कहाँ पे हुआ? गोरखपुर में। वायसराय थे रीडिंग। पुलिस वालों ने भगवान सिंह अहीर तथा कुछ अन्य लोगों की पिटाई कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें 170 भारतीयों को मृत्यु दंड दिया गया था, किंतु मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 प्रयागराज में। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास और महामंत्री मोतीलाल, अध्यक्ष CR दास। साइमन कमीशन से भारतीय वैधानिक आयोग 1927 में आया। नेहरू रिपोर्ट 24 नवंबर 1928। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनवुड ने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को चुनौती दी कि वे स्वयं अपने लिए ऐसा संविधान तैयार करें जो सर्वमान्य हो सके। इसके लिए दिल्ली में सर्वदलीय अधिवेशन बुलाया गया। भारतीयों ने चुनौती स्वीकार की और 28 फरवरी 1928 को एक अधिवेशन बुलाया गया। नेहरू रिपोर्ट को स्वतंत्र भारत के संविधान की पूर्वगामी प्रमाणित हुई। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना है। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। गांधी जी के पत्र के जवाब में वायसराय इरविन ने असंतोषजनक उत्तर दिया। इस पर गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। विवश होकर 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। इस आंदोलन का प्रारंभ प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुआ, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी, नौसारी जिला 385 किलोमीटर 241 मील 24 दिन में पहुंचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नेतृत्व
भी अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे अलग अलग जगह से। पूर्वोत्तर से यदुनांग एवं गाइडलू, दक्षिण से सिराज गोपालाचारी, उत्तर पश्चिम से खान अब्दुल गफ्फार खान। पश्चिम उत्तर में से लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर में जिया तरंग आंदोलन, मतलब कि मणिपुर में, यहाँ से यदुनांग इसका नेतृत्व कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पे जिया तरंग आंदोलन बोला जाता है। और बाद में गाइडलू ने भी किया। गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1934 नहीं 32, सॉरी गलती से लिखा है 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संविधान बनाने में भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच सहमति बनाना था। गांधी रिबन समझौता हुआ 1931 में, इसको मंजूरी मिली कराची अधिवेशन में। पूना समझौता 1932। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1935 में। 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई 1937 ईस्वी में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1943 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज 1943 में। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। भारत पाक सीमा निर्धारण 17 अगस्त 1947। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग आया 1954 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर। यह आयोग सितंबर 1955 में अपनी प्रारूप प्रतिवेदन सरकार को देती है। 1956 में अधिनियम पारित हुआ। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग। सिंधु जल विवाद 19 सितंबर 1960। प्रथम भाषा आयोग का गठन 1955। भारत का प्रथम आम चुनाव 1952। अब जल्दी जल्दी से रिवीजन कर दूंगे। इतिहास क्या है? अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। जनक या पिता? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। वो आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिले पर कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। इतिहास इसे पढ़ने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्रमाणिक स्रोत इतिहास को जानने के, स्थापत्य कला, साहित्य स्रोत, सिक्के। और भारतीय इतिहास के जनक है मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक है इंडिका। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2600 से 1500 BC। वैदिक काल की शुरुआत 1500 से 600 BC। वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा, 1500 से 1000 BC ऋग्वैदिक। उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC। बौद्ध धर्म 563 से 483 BC। जैन धर्म 540 से 467 BC। नंद वंश 344 से 323 BC। मौर्य वंश 323 से 184 BC। मौर्य वंश के 4 इम्पोर्टेंट राजा।
चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 257 बीसी। बिंदुसार 257 से 273 बीसी। अशोक 273 से 236 बीसी। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक 187 बीसी से 184 बीसी। भारत पर शकों का आक्रमण हुआ 90 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश की शुरुआत 50 बीसी से 250 एडी। गुप्त वंश की शुरुआत 320 एडी से 550 एडी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के 3 शासक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। समुद्रगुप्त। पुष्यभूति वंश, इसकी शुरुआत 606 एडी से 647 एडी तक। संगम काल, इसकी शुरुआत 300 बीसी से 300 एडी तक। संगम काल, इसमें 3 वंश, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश। चोल वंश लगभग 90 एडी, चेर वंश 2री शताब्दी, पांड्य वंश 1 से 2 शताब्दी। अब आ जाओ पल्लव वंश 4वीं शताब्दी में। महेंद्र वर्मन 600 से 630 एडी। नरसिंह वर्मन 630 से 668 एडी। चालुक्य वंश में 3 वंश, कल्याणी का चालुक्य, वातापी की चालुक्य, वेंगी चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश 753 एडी से 973 एडी। चोल साम्राज्य 850 से 13वीं शताब्दी तक। पांड्य वंश 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। चंदेल शासक यशोवर्मन ने 950 से 1050 एडी तक। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिर का निर्माण भी करवाया। भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने आक्रमण किए 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार, कुल 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी शासक बना 1173 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। सल्तनत काल 1206 से 1526। सल्तनत काल में गुलाम वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। विजयनगर साम्राज्य या कर्नाटक साम्राज्य, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्लस बुक्का नामक 2 भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश, आर्बिडू वंश। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। वास्को ड गामा भारत कालीगढ़ के तट पर पहुंचे 1458। वास्को ड गामा कालीगढ़ आया प्रथम बार 1458 में। वास्को ड गामा दूसरी बार भारत आया 1502 में। वास्को ड गामा तृतीय बार भारत आया 1524 में। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत आया 1500 में। वास्को ड गामा ने एस्तादो द इंडिया कंपनी कोचीन में स्थापित की 1503 में। अल्मोड़ा ने दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की, तो कब की? 1505 में। गोवा बंदरगाह पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510। पुर्तगालियों ने हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया 1515। पानीपत का पहला युद्ध 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में, अकबर की जीत। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, अब्दाली और मराठाओं के बीच। बाबर का जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया 1527 ईस्वी में। मुगल वंश 1526 से 1857। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। चंदेरी युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में।
घाघरा युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच 1529 में। तृतीय पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन के स्थान पर गोवा को मुख्य केंद्र बनाया 1530 में। बेलग्राम युद्ध कन्नौज, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में। अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म हुआ 1542 में। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। जजिया कर का अंत 1563 में। फतेहपुर शहर की स्थापना 1571 में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हुए 1580 में। दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने 1582 में। डचों ने पुर्तगालियों को क्षेत्र से बाहर कर दिया 1596 में। जॉन मिल्डन हॉल नामक यात्री अंग्रेज भारत आया 1557 में। अंग्रेज भारत आए मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो 1600 में। डच भारत आए 1602 में। डचों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला कारखाना खोला 1605 में। कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आया 1608 में। अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई 1612 में। पुर्तगालियों ने हॉर्मुज खो दिया 1622 में। अंग्रेजों ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठी स्थापित की तो 1623 में। मद्रास नगर की स्थापना और आत्मरक्षा के लिए एक किला बनाया जिसका नाम सेंट जॉर्ज का किला 1640 में। अंग्रेजों ने बंगाल, हुगली में व्यापार विस्तार के लिए कोठी स्थापित की तो वो 1651 में। डचों ने बंगाल में पहली बस्ती चिनसुराह में स्थापित की 1653 में। पुनः जेम्स प्रथम ने अपने एक दूत के रूप में टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा तो 1615 में। बीजापुर का युद्ध 1686 में। गोलकुंडा का युद्ध 1687 में। हैदराबाद की स्थापना 1724। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739। प्लासी का युद्ध 1757। कोलाचोल युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर की सेना के बीच 1741 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 1750 से 1761। बेदरा की लड़ाई अंग्रेज और डचों के बीच 1759 में। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसे अड्यार युद्ध भी कहते हैं 1746 में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसे अंबुर युद्ध कहते हैं 1749 में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध या बाड़ीवास का युद्ध 1763। अड्यार युद्ध 1746, अंबुर युद्ध 1749, बाड़ीवास युद्ध 1763। बक्सर का युद्ध 1764। इलाहाबाद की संधि 1765। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798। सालाबाई की संधि 1782। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792। बैली गली ने सहायक संधि प्रारंभ की 1798। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817। भारत के व्यापार से ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 में। चाय और चीन को छोड़कर मतलब चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और चाय। बॉम्बे और थाने के बीच रेल चलाई गई 1853 में। 1857 क्रांति की शुरुआत 1857 में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन की नियंत्रण लेने की घोषणा की तो 1858 में। 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा 1814 से 1815। वेदांत सोसाइटी 1816। हिंदू कॉलेज 1817। वेदांत कॉलेज 1825। ब्रह्म समाज और यंग मंग आंदोलन 1828। यूटेरियन कमेटी 1821। धर्म सभा या ठगी प्रथा का दमन तो 1830 में।
तत्वबोधिनी सभा तो 1839 में, वेद समाज 1864 में, प्रार्थना समाज 1800 वेद समाज 1864, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, देवबंद आंदोलन 1866 में, नरबली प्रथा 1845, विधवा पुनर्विवाह 1856, हंटर शिक्षा आयोग 1882, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909, दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877, दूसरा दिल्ली दरबार 1903, तृतीय दिल्ली दरबार 1911, गांधी जी का भारत आगमन 1915, लखनऊ समझौता, कॉन्फ्रेंस लीग 1916, होम रूल लीग आंदोलन या गृह शासन आंदोलन 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा, इसमें गरम दल और नरम दल संयुक्त हुए 1917, रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, चौरा चौरी कांड 1922, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923, साइमन कमीशन या भारतीय वैधानिक आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932, भारत शासन अधिनियम 1935, 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई तो 1937 में, भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, और 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत तो 1937 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1943 में, आजाद हिंद फौज 1943, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, भारत आजाद हुआ 1947, भारत पाक सीमा निर्धारण 1947, फजल अली आयोग 1954, सिंधु जल विवाद 1960, प्रथम भाषा आयोग का गठन 1955, भारत का प्रथम आम चुनाव 1952। क्लास के समाप्त होने के साथ आप सभी को नमस्ते और जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।